नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। 70 बीपीएससी पीटी की अगर आप सही से तैयारी कर रहे हैं तो उसमें यूपीएससी पीवाईक्यू को ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा। आपका जो भी स्ट्रेटजी हो, जो भी आपका पढ़ने का तरीका हो, जिस भी सोर्स से पढ़ रहे हों, लेकिन यूपीएससी पीवाईक्यू को ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा। ये 5वां वीडियो होगा। इससे पहले इसका 4 वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। 70 बीपीएससी एमसीक्यू प्रैक्टिस नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सारे के सारे वीडियो मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसका पीडीएफ भी हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस पर, जहाँ पर 16,000 से ज़्यादा अधिक लोग हैं, वहाँ पर आप जुड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की मैं बात कर रहा हूँ, ग्रुप वगैरह भी बहुत सारे हैं। अगर आप बीपीएससी पीटी के लिए टेस्ट का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही मामूली प्राइस पर आपको शानदार 25 टेस्ट मिल जाएगा। 10वां टेस्ट है, अगला टेस्ट जो है वो 10वां होगा, ज्योग्राफी का होगा। और पिछले सारे टेस्ट वीडियो वगैरह भी सब कुछ आपको मिल जाएंगे। आंसर राइटिंग अगर आप करना चाहते हैं 70 के लिए, 71 के लिए, तो उसके लिए भी पेड ग्रुप है। आप मैसेज कीजिएगा, जो भी कंटेंट मैं देता हूं वो सबसे बेस्ट देने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। इससे पहले के जो सारे वीडियो हैं उनको जाकर देखिएगा। पॉलिटी के यूपीएससी पीटी पीवाईक्यू हम लोग कर रहे हैं, इससे पहले के वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। एक क्रम में पढ़िए और खूब पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए, उत्साह के साथ में पढ़िएगा। 70 बीपीएससी आसान नहीं होने वाला है, कोई भी बीपीएससी आसान नहीं होता। 70 और भी कठिन होगा। सीटों की संख्या अधिक होगी। मे बी एसडीएम के सीट भी आएंगे, डीवाईएसपी तो कंफर्म ही है, एसडीएम के सीट भी आएंगे। और एसडीएम का सीट जब आता है तो आपके जितने सीनियर लोग हैं जो सेलेक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी और उनको एसडीएम नहीं मिला है, क्योंकि पिछले 2 बार से एसडीएम का सीट नहीं आ रहा है, वो सब आपके प्रतिस्पर्धा में शामिल होंगे और फिर मार्क्स जो होता है कट ऑफ वो बढ़ जाएगा। तो कृपया करके वर्स्ट सिचुएशन के लिए खुद को तैयार कीजिए और 100+ स्कोर करने का एक रखिए टारगेट कि मुझे पीटी एग्जामिनेशन में इधर उधर बाउंड्री नहीं, सीधा सीधी 100 से ज़्यादा मेरे मार्क्स आने चाहिए। पीटी एग्जामिनेशन जब मैं 70 का 30 सितंबर को देकर आऊँ तो किसी भी आंसर सीट से मिलाकर मेरे 100+ बनने चाहिए। अब कट ऑफ अगर बहुत ज़्यादा हाई जाता है तब तो कोई बात नहीं, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए 100+ बनना चाहिए। 2 अगले वीडियो में, आज का वीडियो और नेक्स्ट वीडियो में आपका पॉलिटी का यूपीएससी पीवाईक्यू 10 साल से ज़्यादा का ख़त्म हो जाएगा और उसके पश्चात हम लोग ज्योग्राफी का शुरू करेंगे। पहला सवाल देखिए क्या है, और मैंने हमेशा आपको बताया है कि सवालों को अगर ध्यान से पढ़ेंगे, कीवर्ड्स को एलिमिनेट करते जाएंगे बंधुओं, तो आपको आसान हल्का लगेगा, आसान लगेगा, और नहीं तो आपको कठिन लगेगा। देखिए सवाल पहला स्टेटमेंट है कि पहला कथन है ऑप्शन में कि भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय पर 2 या अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता। भारत में एक ही व्यक्ति को एक समय पर 2 या अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता। भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं क्या? ठीक वैसे ही जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकथित नहीं है। विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्रों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा बहुमत समर्थन के आधार पर की जाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर केवल सी सही दिया हुआ है, बाकी सारे के सारे गलत हैं। ये राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी यूपी और एमपी दोनों के एक साथ राज्यपाल थीं और ये राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और यहाँ पर क्या है कि ये उपराज्यपाल जो होते हैं ये राष्ट्रपति की तरफ से यूटी के प्रशासक के लिए नियुक्त किए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यहाँ पर सही दिया हुआ है। 153 में राज्यपाल की चर्चा की गई है। 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है किसी भी व्यक्ति को, इसलिए गलत है वो। 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये भी गलत था और सी तो सही था। अगला है 239 के तहत विधायी व्यवस्था रखने वाले संघ राज्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। एक बच्चे से यूपीएससी ने इंटरव्यू में पूछा था कि आप मुझे ये बताइए कि यूटी जो यूनियन टेरिटरी होता है उसके जो गवर्नर होते हैं उनको उपराज्यपाल क्यों कहा जाता है? उपराज्यपाल क्यों कहा जाता है? उपराज्यपाल, क्योंकि वास्तविक में इसके प्रशासक भारत के राष्ट्रपति महोदय होते हैं और राष्ट्रपति जी अपनी तरफ से उपराज्यपाल को नियुक्त करते हैं यूटी के प्रशासन के लिए। और उपराज्यपाल के अंतर्गत यूटी का विधानसभा कार्य करता है, वहाँ का मंत्रिमंडल कार्य करता है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल पर चलते हैं। आंसर को जरा मैं ढक देता हूं वरना आप लोग चोरी कर लेंगे। जरा इसका आंसर निकालिए। क्या है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा।
मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। मैं बोल रहा हूं तो आपको लग रहा होगा कि सही सही बोल रहा है मास्टर, खुद से जरा सोचिए। संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। बताइए इसमें से कौन सा सही कथन है। बहुत ही आसान सवाल, 3 आसान से सवाल दिए गए। आपको ये दिख रहा है क्या, जितने मैंने अभी तक करवाए हैं पॉलिटी का, 3 भाग, संविधान का मूल चीज़, मूल अधिकार, डीपीएसपी, ये सब चीज़, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, घूम फिर कर इन्हीं से सवाल पूछे जाते हैं। जरा इसका हल निकालिए, क्या होगा इसका, एक बार कोशिश कीजिए, बाकी मैं तो बताऊंगा ही। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा सही है, दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा, न कि संसद के प्रति। आपने शब्दों पर ध्यान ही नहीं दिया, यहाँ पर लिखा हुआ है संसद। आप सोच रहे होंगे पहला कैसे गलत हो गया, संसद में राज्यसभा लोकसभा दोनों आता है, संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, लोकसभा और राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, इसलिए लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। शब्दों पर ध्यान दीजिए, कब आपको दिखेगा। इस बार भी यूपीएससी ने इसी प्रकार से फंसाया है, एक एक शब्द करके, और अगली बार भी यही होगा। इसलिए पहला यहाँ पर गलत है, पहला यहाँ पर गलत। अब जरा यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड का कमाल देखिए। अगर आप पहला को एलिमिनेट कर लेते तो आपका 3 ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो रहा था, एक ही आंसर निकल कर आ रहा था, तो दूसरा और तीसरा सही है। एक को अगर आप ध्यानपूर्वक देख लेंगे तो आंसर आपका निकल जाएगा। दूसरा तीसरा बिल्कुल सही दिया हुआ है बंधुओं, दूसरा तीसरा बिल्कुल सही दिया हुआ है। अगला सवाल है कि भारत का महान्यायवादी, देखिए सवाल के ऑप्शन ले आता हूँ। हाँ, भारत का महान्यायवादी लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है, लोकसभा किसी समिति के सदस्य हो सकता है, लोकसभा में बोल सकता है, लोकसभा मतदान कर सकता है। लोकसभा मतदान कर लेगा क्या, इतनी बड़ी हिम्मत हो गई क्या। ये 2 ऑप्शन तो ऐसे ही काट देंगे। लोकसभा का जो सदस्य नहीं है वो लोकसभा मतदान कैसे कर सकता है। न्यायवादी बैठ सकता है वहाँ पर, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। चौथा गलत है ना, चौथा गलत है। तो चौथा गलत है तो कौन कौन से कटेगा, एक ही कट रहा है यहाँ पर। बाकी जो पहला दूसरा तीसरा दिया हुआ है वो बिल्कुल सही दिया हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 2 3 बिल्कुल सही है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती। महान्यायवादी के विषय में भारतीय संविधान अनुच्छेद 76 और अनुच्छेद 88 में उल्लेख किया गया है। तो कृपया करके ध्यान में रखें, महान्यायवादी से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। राष्ट्रपति जब चाहें तब इसको हटा देते हैं। अगला क्या है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वो निम्नलिखित में से किसको, किनको संसद के पटल पर रखवाएंगे। किस किस चीज़ों को या किन किन चीज़ों को संसद के पटल पर रखवाते हैं। संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, जो फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन है उसको सदन के पटल पर रखते हैं। लोकलेखा समिति के प्रतिवेदन को, लोकलेखा समिति के प्रतिवेदन को रखते हैं। कैग के प्रतिवेदन को, कैग जो होता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 148, उसको पटल पर रखते हैं, उसके रिपोर्ट को। अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के प्रतिवेदन को, रिपोर्ट को रखते हैं पटल पर। पटल पर रखने का मतलब है कि ये सारे जो हैं ये संवैधानिक बॉडीज़ हैं और ये सभी संवैधानिक बॉडी राष्ट्रपति जी को अपना रिपोर्ट देते हैं। राष्ट्रपति जी फिर संसद के दोनों पटल पर इसको रखते हैं और वहाँ पर फिर इस पर डिटेल में चर्चा होती है। जैसे लोकलेखा समिति जो है ये क्या होता है, तो लोकलेखा समिति अपना रिपोर्ट देती है, फिर कैग इसमें मदद करता है और विपक्षी पार्टी के जो नेता होते हैं वो लोकलेखा समिति के अध्यक्ष होते हैं अभी के परंपरा के अनुसार। तो ये यहाँ पर पूछा गया कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें से हो सकती हैं। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, 2012 में पूछा गया था, शानदार सा सवाल है। 1 3 4 इसका आंसर हो जाएगा, 1 3 4 हो जाएगा। लोकलेखा समिति के प्रतिवेदन को राष्ट्रपति महोदय सदन के समक्ष नहीं रखते हैं, बल्कि होता क्या है, तो भारत में राष्ट्रपति के द्वारा संघ वित्त आयोग की सिफारिशों, नियंत्रक महालेखा परीक्षा के प्रतिवेदन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को संसद के पटल पर रखवाया जाता है। जब मैंने आपसे बोला कि ये सारे संवैधानिक आयोग हैं तो आपने ये चीज़ गौर नहीं किया कि लोकलेखा समिति संवैधानिक आयोग नहीं है बल्कि संसदीय समिति है ना। जबकि लोकलेखा समिति एक संसदीय समिति है जिसका कार्य नियंत्रक महालेखा परीक्षक के रिपोर्ट की जांच करना है। कैग का काम क्या होता है, कैग दरअसल ऑडिट करती है, पोस्टमार्टम जिसको बोलते हैं। पोस्टमार्टम का मतलब मृत्यु हो चुकी है, अब उसके कारणों की पता लगा चुके हैं, सड़क बन चुकी है, अब सड़क बनाने में कितना कितना खर्च हुआ उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और अगर उसमें खर्च ज़्यादा हुआ है तो कैग अपनी रिपोर्ट में क्या बोल देती है कि द्वारका एक्सप्रेसवे बनाने में घोटाला हुआ है। घोटाला शब्द यूज नहीं करती, बोलती है कि इसमें अनियमितताएं देखी गई हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का आवंटन में अनियमितताएं देखी गई हैं। आयुष्मान भारत कार्यक्रम में एक ही मोबाइल नंबर से 10-10 लोगों के अकाउंट पर 5-5 लाख रुपए हस्तांतरित किए गए हैं, ये कैग अपनी रिपोर्ट बता देती है।
उसके पश्चात से लोक लेखा समिति उस रिपोर्ट की जांच करती है और फिर सरकार को घेरने की कोशिश करती है, सरकार से जवाब मांगती है। यही लोकतांत्रिक तरीका है। अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है। इस प्रकार उपरोक्त प्रश्न के संदर्भ में विकल्प सी यहाँ पर सत्य दिया हुआ है। विकल्प सी है, जो लोक लेखा समिति है अपना रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपता है। भारत के संविधान के अनुसार 281 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग के सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन पर रखवाता है। 151 के अंतर्गत राष्ट्रपति कैग के प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखवाएगा और राज्य में राज्य के राज्यपाल रखवाते हैं। SC/ST आयोग के जो रिपोर्ट होते हैं उस राज्य के राज्यपाल को सौंपी जाती है और वो वहाँ पर अपनी विधानसभा में रखते हैं। अगला सवाल जरा देखिए, शानदार सा सवाल है। ये 2012 में पूछा गया था। बहुत ही अच्छा सा सवाल है, जरा इसका आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में आपसे सवाल पूछा गया है। बहुत ही अच्छा सवाल है, जरा इसको देखिए। जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री जी इस तरह का हो सकता है कि अभी संसद के सदन में से किसी का भी सदस्य नहीं है, लेकिन उसको प्रधानमंत्री बना दिया गया है और 6 महीने के पश्चात वो सदन भी किसी भी सदस्यता ले सकते हैं 6 महीने के अंदर। जरूरी नहीं है कि वो सदन के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर लोकसभा का सदस्य हो जाना चाहिए। क्या कोई प्रधानमंत्री अगर केवल राज्यसभा का सदस्य है तो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है क्या? बिल्कुल गलत। मनमोहन सिंह जी राज्यसभा से चुनकर आते थे। संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य होना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए क्या यह अनिवार्य है? अगला है कि आवश्यक रूप से लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य वाला गलत हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, उनको लग रहा होगा, इमोशनल हो रहे होंगे। आन बान शान की बात है कि भारत का प्रधानमंत्री ऐसे कैसे हो जाएगा कि 6 महीने के अंदर चुन के आए। वो तो तभी नियुक्त होना चाहिए जब वो संसद का सदस्य ऑलरेडी हो। ऐसा कुछ नहीं है गुरु। प्रधानमंत्री भी एक मंत्री होता है और मंत्री किसी को भी बनाया जा सकता है। वो 6 महीने के अंदर देश में कहीं से भी लोकसभा या राज्यसभा में चयनित होकर आ सकते हैं और प्रधानमंत्री का पद वो ग्रहण कर सकते हैं ऑलरेडी। और भले ही वो संसद के सदस्य वर्तमान में नहीं हैं, किसी भी सदन के नहीं हैं, 6 महीने के भीतर वो किसी भी सदन की सदस्यता ले सकते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री के बारे में यही सत्य होगा। वो लोकसभा से भी हो सकते हैं, राज्यसभा से भी हो सकते हैं, दोनों में से किसी से भी नहीं हो सकते हैं। 6 महीने के अंदर उनको दोनों में से किसी एक की सदस्यता लेनी होगी। इसका आंसर हो जाएगा ए। लोक निधि के फलोत्पादक और आश्रित प्रयोगों को सुरक्षित करने के साथ भारत में कैग के कार्यालय का महत्व क्या है? कैग का इंपॉर्टेंस पूछा गया है आप लोगों से, ज़रा इसका इंपॉर्टेंस मुझे बताइएगा। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं बड़े बड़े, इनको पढ़िए ज़रा और निकालिए कैग का इंपॉर्टेंस क्या है। कैग संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रण रखता है। जब भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय वित्तीय आपात घोषित करता है, तो जब इमरजेंसी फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषित की जाती है तो कैग जो है वो संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रण कर लेता है। क्या लग रहा है आपको तार्किक होगा? कैग के मंत्रालयों द्वारा क्रियान्वित परियोजनाओं या कार्यक्रम पर जारी किए प्रतिवेदन पर लोक लेखा समिति विचार विमर्श करती है। ये तो सही हो सकता है भाई, ये तो कुछ तो ऐसा सुना है, सुना लग रहा है। कैग के प्रतिवेदनों से मिली जानकारी के आधार पर जांचकर्ता एजेंसी उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती है जिन्होंने लोक निधि प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया हो। कैग की ऐसी निश्चित न्यायिक शक्ति प्राप्त है कि सरकारी कंपनियों को लेखा परीक्षा लेखा जांचते समय वह कानून को उल्लंघन करने वाले पर अभियोग लगा सके। कैग को कोई इस तरह की शक्ति भी प्राप्त है क्या कि कानूनी रूप से वो कर देगी? इतना है क्या भारत में? आपको लग रहा होगा। कैग बेचारे को केवल एक ही चीज़ की शक्ति प्राप्त है कि वो ये बता दे कि देखो भाई साहब ये आदमी चोरी कर रहा है। वो बता दिया, फिर वो अपना घर चला जाएगा, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा उसके रिपोर्ट जो है वो लोक लेखा समिति को सौंप देगा। लोक लेखा समिति उसको पटल पर उठाएगी। जब किसी देश का लोकतंत्र मजबूत होता है, मीडिया मजबूत होती है, तो लोक लेखा समिति जब कैग के रिपोर्टों के बारे में पब्लिक में चर्चा करती है तो उससे मीडिया हाथों हाथ उठाती है और ये बताती है देश के लोगों को कि देश में इस योजना सही तरीके से काम नहीं हो रहा है। इन योजनाओं में, इस योजना में घोटाला हुआ है। याद कीजिए कॉमनवेल्थ गेम घोटाला, याद कीजिए 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। उन सब के उदय में कैग का और मीडिया का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है, क्योंकि उस समय ये बॉडीज़ स्वतंत्र रूप से काम करती थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ज़रा ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया हुआ है। 4, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 4। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि भाई
जांच एजेंसियां कैग के रिपोर्ट का तो बिल्कुल यूज कर सकती हैं। अगर कैग ने बोला है कि फलाना योजना में घोटाला हुआ है तो निस्संदेह सीबीआई अगर उसकी जांच करेगी तो उस घोटाला पकड़ सकती है। तीसरा तो गारंटेड सही होना चाहिए। चौथा गारंटेड गलत होना चाहिए, क्योंकि उसके पास में क्या है, ये सब कुछ भी शक्तियां हैं नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है यहाँ पर, चौथा बिल्कुल गलत है। अभियोग और कानून वगैरह उल्लंघन करने पर कार्रवाई की कोई शक्ति नहीं है उसके पास में, वो केवल और केवल रिपोर्ट दे सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 यहाँ पर बिल्कुल सही है, 2 और 3 यहाँ पर बिल्कुल सही दिया हुआ है। एच.एन. सान्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया था। नहीं आ रहा होगा आपको, बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है, तो कोई बात नहीं। इस तरह की चीज़ों को ना, नया चीज़ जब भी मिले तो उसको पढ़कर नोट करके रख लिया कीजिए। मैंने बताया था कि एमसीक्यू का शॉर्ट नोट्स आपको बनाना ही चाहिए। एमसीक्यू का शॉर्ट नोट जो लोग नहीं बना रहे हैं बहुत पछताने वाले हैं। पीटी एग्जामिनेशन से पहले कोई फिर बहुत पछताएंगे, फिर वो ढूंढेंगे रिवीजन कहाँ से करें एमसीक्यू का, क्योंकि सोर्स तो आप 1000 लेंगे, रिवीजन करते समय आपको मिलेगा नहीं। वीडियो बाय वीडियो देखते फिरेंगे क्या, कि बुक बाय बुक पलटेंगे। एमसीक्यू का नोट्स बना लो गुरु। एच.एन. सान्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसार न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया। भारत का संविधान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को अपनी अवमानना के लिए दंड देने हेतु शक्ति प्रदान करता है। भारत का संविधान सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है। भारत का संविधान परिभाषित करता है। भारत में न्यायालय के अवमानना के विषय में कानून बनाने के लिए संसद में शक्ति निहित है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जरा एक बार निकालिए। इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, जरा काटिए देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। परिभाषित नहीं करता है, 1 2 4 इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा बिल्कुल गलत दिया हुआ है, और संसद में ही शक्ति निहित होती है। तो चौथा बिल्कुल सही होगा, 1 2 4 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर 1 2 4 हो जाएगा। सत्यपाल समिति द्वारा तैयार रिपोर्ट किए गए 1963 के विधेयक का संसद की संयुक्त समिति 69-70 भार्गव समिति द्वारा पूर्णावलोकन किया गया, जिसके आधार पर न्यायालय की अवमानना की अधिनियम 1971 अधिनियमित किया गया था। यह कथन सत्य दिया हुआ है। और 129 में सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं को अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान की, और अनुच्छेद 215 ने उच्च न्यायालय को इसी संबंध में शक्ति दी है। अवमानना का तात्पर्य होता है कि अगर न्यायालय के किसी आदेश को आपने मानने से मना कर दिया तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा आपके ऊपर। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को ही कहा जाता है, क्या बोला जाता है, तो न्यायालय की अवमानना कहा जाता है। तो इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा शक्तियां प्रदान की गई हैं, आर्टिकल 129 में और आर्टिकल 215 में। इसको परिभाषित नहीं किया गया है संविधान में। दरअसल किसी भी चीज़ को परिभाषित नहीं किया गया संविधान में, संविधान को भी परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। परिभाषित वाला शब्द जहाँ पर आए वहाँ पर आप एलिमिनेट कर सकते हैं आसानी से। अगला उत्तर पर आ जाइए। उत्तर देख लिया होगा चोर लोगों ने। देखो, सरकारी विधि अधिकारी और विधिक फार्म अधिवक्ता के रूप में मान्यता प्राप्त है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। सरकारी विधि अधिकारी विधिक फार्म अधिवक्ता के रूप में मान्यता प्राप्त है, किंतु कॉरपोरेट वकील और पेटेंट न्यायवादी अधिवक्ता की मान्यता से बाहर होते हैं। जो गवर्नमेंट के वकील होते हैं उनको मान्यता मिला हुआ है, लेकिन कॉरपोरेट वकील और जो प्राइवेट वकील होते हैं, पेटेंट वाले वकील होते हैं, उनको मान्यता नहीं मिला हुआ है। यहाँ पर यह कहा गया है। विधिक विशेषज्ञ बार काउंसिलों को विधिक शिक्षा, कानून की शिक्षा और विधि महाविद्यालय की मान्यता के बारे में नियम अधिकृत करने की शक्ति है। जो विधिक परिषद है, बार काउंसिल है, बार काउंसिल होता है वकीलों का काउंसिल जैसा होता है। बार काउंसिल आपने सुना होगा। तो बार काउंसिल को ये शक्ति दी गई है कि लॉ कॉलेज को मान्यता वगैरह दे। बार काउंसिल को ये शक्ति दी गई है क्या? दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 यहाँ पर सही है, पहला बिल्कुल गलत दिया हुआ था। देखिए क्या लिखा हुआ, बार काउंसिल को विधिक शिक्षा और विधि विश्वविद्यालयों को मान्यता के बारे में नियम अधिकृत करने की शक्ति दी गई है कि किस विद्यालय को मान्यता मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए, इसके बारे में नियम बनाने के लिए शक्तियाँ दी गई हैं बार काउंसिल को। उनको मान्यता देने का अधिकार नहीं बल्कि नियम बनाने का काम सौंपा गया है, और ये कर सकते हैं ये। इसलिए इसका उत्तर बी हो जाएगा। बार काउंसिल के बारे में सवाल पूछा था आपसे। अगला सवाल बड़ा ही खतरनाक सा है कि भारत के न्यायालयों द्वारा जारी रिटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। किसी प्राइवेट संगठन के विरुद्ध जब तक कि उसको कोई सार्वजनिक कार्य नहीं सौंपा गया हो, परमादेश मैडमस नहीं होगा। मैडमस जो परमादेश रिट है वो जारी नहीं होगा किसी प्राइवेट संगठन के विरुद्ध जब तक कि उसको कोई सरकारी काम नहीं सौंपा गया हो, उसके खिलाफ परमादेश जारी नहीं किया जाएगा। चलिए, पहला स्टेटमेंट हो गया। किसी कंपनी के विरुद्ध भले ही वह कोई सरकारी कंपनी हो, परमादेश मैडमस जारी नहीं होगा। कोई भी लोक प्रबंध व्यक्ति, पब्लिक माइंडेड पर्सन, अधिकार परीक्षा
क्यो वारंटो रिट प्राप्त करने हेतु न्यायालय में समावेदन करने के लिए याची पिटिशनर हो सकता है। कोई भी पब्लिक का व्यक्ति अधिकार परीक्षा, जिसको क्यो वारंटो कहा जाता है, ये अलग अलग रिट के नाम हैं। संवैधानिक उपचार प्रदान किया गया आप सभी को, मुझे, आप सभी को, जिसमें क्या है कि मूल अधिकारों का संरक्षण किया जाता है इन्हीं रिटों के माध्यम से। तो आपसे ये पूछा गया है कि कोई भी पब्लिक व्यक्ति है, कोई भी प्राइवेट व्यक्ति है, उसको अधिकार परीक्षा रिट प्राप्त करना है तो न्यायालय में जाकर वो पिटिशनर बन सकता है क्या, ये पूछा गया है आपसे। रिट से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी। 1 और 3 यहाँ पर सही है, दूसरा यहाँ पर बिल्कुल गलत दिया हुआ है। परमादेश, ये इस बार पीसीएस में, इस बार यूपीएससी में भी पूछा गया था। न्यायालय से एक आदेश के रूप में न्यायिक उपाय है, यह किसी प्राधिकरण को वैधानिक प्रावधान के खिलाफ कुछ करने के लिए मजबूर करने के लिए जारी नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए इसका उपयोग निचली अदालत में किए गए आवेदन पर एक विशिष्ट कार्रवाई हेतु मजबूर करने के लिए नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर अदालत एक या दूसरे तरीके से शासन करने से इनकार करती है तो अदालत को आदेश देने के लिए परमादेश का उपयोग किया जा सकता है, मैडमस का उपयोग किया जा सकता है। जितने भी रिट हैं, मैं आपसे यही बोलूँगा कि एक बार किताब खोलिएगा, उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। बहुत आसान होता है, कुछ भी इसमें खास नहीं होता है। इसको उदाहरण के साथ हमेशा समझिएगा। उदाहरण 1-2 देख लीजिएगा कि क्या क्या दिया हुआ है, और हर किताब में उदाहरण सहित समझाया हुआ होता है। आप इसको खोलकर उदाहरण सहित पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और एक सवाल अक्सर यहाँ से पूछा जाता है, रिट से घुमा फिरा के 2-3 सालों में पूछ लेता है, इसलिए इसको कर लीजिएगा। पॉलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है रिट, आपको पता भी होने चाहिए। अगला सवाल पर हम लोग आ गए हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। भारत की न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से, उनके पहले अनुमति से, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, जो भारत के सीजे हैं उनके द्वारा, उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त, उच्चतम न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है। जो आदमी रिटायर्ड है उनको सीजीआई के पद पर बिठाया जा सकता है कार्य करने हेतु, भारत के राष्ट्रपति जी की पूर्व अनुमति से। भारत में किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय का पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है, जैसा कि उच्चतम न्यायालय के पास में है। भारत के किसी भी उच्च न्यायालय को उन्हीं के निर्णय की पुनरावलोकन यानी कि रिव्यू करने की शक्ति प्राप्त है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के पास में है। सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय की ही खुद से ही समीक्षा कर सकता है, पलट भी सकता है, जिसके कई सारे में उदाहरण भी मिलते हैं। बताइए जरा इसका आंसर। एक बार फिर से पढ़िए पहले स्टेटमेंट को, देखिए उसमें क्या बोला गया है। मैं चुप हो जाता हूँ, पढ़िए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जो आप खुद से पढ़ते हैं, वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि जब आप खुद से पढ़ते हैं तो आपको कई सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है। मैं तो बोल देता हूँ। पहले का आंसर जरा इसका देखिए क्या होगा। 2021 का सवाल है, शानदार सा सवाल है। केवल 1 यहाँ पर सही होगा, केवल 1 यहाँ पर सही होगा। देखिए इसका विश्लेषण क्या दिया हुआ है कि संविधान के अनुच्छेद 128 में यह प्रावधान है कि आवश्यकता पड़ने पर सेवानिवृत्त न्यायाधीश को भी अल्पकाल के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने का अनुरोध किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने के लिए जो रिटायर्ड जज हैं उनको भी बुलाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का अवकाश प्राप्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का अवकाश प्राप्त न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए सम्यक रूप से अर्ह हो, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ऐसे न्यायाधीश से लिखित अनुरोध कर सकता है कि आप आइए, बैठिए और हमारा यहाँ पर काम में मदद कीजिए। इस प्रकार के काम हो सकते हैं। ठीक है। अगला है कि न्यायिक समीक्षा शब्दावली का प्रयोग संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है, परंतु अनुच्छेद 13 और 226 में उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा को बंद स्पष्ट है। उच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति राज्य विधानमंडल एवं केंद्र सरकार दोनों का अधिनियम और कार्यकारी आदेशों के संवैधानिकता के परीक्षण के लिए है। यदि वे संविधान को उल्लंघन करते हैं तो वहाँ पर जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32 और 137 के तहत न्यायिक समीक्षा कर सकता है। अतः कथन 2 सही नहीं है, विकल्प ए ही सही उत्तर होगा। हाई कोर्ट को इसके संबंध में शक्तियाँ नहीं दी गई हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट को इसके संबंध में शक्तियाँ दी गई हैं। अगला सवाल है कि भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट, प्रतिषेध अथवा निर्बंधन अथवा उपबंध अनुच्छेद 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध,
अथवा निर्बंधन की तरह कार्य नहीं कर सकता है। निम्न में से कौन सा एक इसका अर्थ हो सकता है? ये जो कॉम्प्लेक्स चीज़ आपको लिख कर दे दिया है, अब पूछा है कि इसका अर्थ क्या हो सकता है। तो डायरेक्ट आंसर पर चलते हैं इसमें हम लोग कि भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होगा। और 142 का जहाँ पर 142 की जहाँ पर बात आ जाएगी वहाँ पर प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत होता है। ध्यान से सुन लीजिएगा, प्राकृतिक न्याय, टोटल जस्टिस इसको कहा जाता है, ठीक है। और जहाँ पर ये अवधारणा आ जाती है वहाँ पर जरूरी नहीं है कि संसद के द्वारा बनाए गए कानून, संसद के द्वारा बनाए गए नियम, ये सब के सब सुप्रीम कोर्ट को पालन करना ही है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के पालन के लिए कई बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बहुत बड़ी शक्तियाँ मिल जाती है। आर्टिकल 142 सबसे बड़ा वेपन है सुप्रीम कोर्ट का, और आर्टिकल 142 के तहत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कई बार संसद के द्वारा बनाए गए कानून और इन सब चीज़ों को मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। बियॉन्ड उसके भी जाके वो न्याय के लिए फैसला दे सकता है, और ये बड़ा ही शानदार सुबंध हमारे संविधान में किया गया है। इसको प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसमें बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त हो जाती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। अगला सवाल देखिए क्या है बंधुओं, यहाँ पर पढ़ते हैं इसके बारे में। अनुच्छेद 142, सुप्रीम कोर्ट अपने क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल कर डिक्री आदेश पारित करता है। अगर जरूरी हो तो किसी भी पेंडिंग मामले में आदेश पारित कर सकता है। यह आदेश देश भर में लागू होगा। संसद में कानून लागू करने के लिए भी आदेश जारी कर सकता है। भारत के संविधान 44वें संविधान संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनरावलोकन के परे कर दिया था। आप मुझे बताइए, 44 तो आपातकाल के बाद पारित किया गया था, तो क्या इसमें ऐसा किया गया था कि प्रधानमंत्री का जो चुनाव होगा वो न्यायिक पुनरावलोकन मतलब जुडिशियल रिव्यू के परे है, उसका जुडिशियल रिव्यू हो ही नहीं सकता है क्या? अगर चुनाव में धांधली का आरोप लगेगा तो क्या उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा क्या? और ये आपातकाल के बाद लाया जाएगा या आपातकाल से पहले लाया जाएगा? भारत के संविधान के 99वें संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता था। एनजेएसी इतनी बार पढ़ाया है, देखिए यूपीएससी पीटी में पूछा हुआ है। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी, इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला कि आर्टिकल 50 यानी कि शक्तियों के पृथक्करण का जो सिद्धांत है, जो पावर ऑफ डिवीजन का सिद्धांत दिया गया है, जहाँ पर न्यायपालिका खुद को कार्यपालिका और विधायिका से अलग रखेगी, उस सिद्धांत को उल्लंघन करता था। इसमें जजों की नियुक्ति को लेकर ऐसे प्रावधान किए गए थे जहाँ पर कानून मंत्री जजों की नियुक्ति में भाग ले रहे थे, इसलिए इसको तो रद्द किया ही गया था। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? केवल बी यहाँ पर सही है, पहला गलत है, पहला बिल्कुल गलत दिया हुआ है। 44वें संविधान संशोधन में नहीं बल्कि 39 संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा संविधान में 329 ए को जोड़कर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचन को न्यायिक पुनरावलोकन से परे कर दिया गया था। ये वो समय था जब इंदिरा गांधी जी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बिल्कुल मल्ल युद्ध चल रहा था और दोनों एक दूसरे को पटकने में लगे हुए थे। तो उसी समय की ये बात है जब इंदिरा गांधी धराधर संविधान संशोधन कर रही थी और अध्यक्ष के निर्वाचन को न्यायिक पुनरावलोकन से परे कर दिया गया था। 44वें संविधान संशोधन 78 के द्वारा ये जो संशोधन किया गया था इसको निरस्त किया गया। 44 के द्वारा इस प्रावधान को निरस्त किया गया और ये कहा गया कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष, इन सभी का जो इलेक्शन होगा वो जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आएगा, जुडिशियल रिव्यू से ये परे नहीं होगा। तो इसको भी ज़रा ध्यान में रखिएगा, इसको ज़रा ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, कितना सारा फैक्ट आप लोग का कवर हो रहा है, पूरा पॉलिटी यहाँ से रिवीजन हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इतना बड़ा बड़ा स्टेटमेंट लिखा है जबकि इसमें कुछ नहीं होता है। मैं आपको बताऊँ, अगर आप सही से एलिमिनेट करेंगे तो बकवास सवाल होता है। न्यायाधीश जाँच अधिनियम 1968 के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता। क्या बोला गया भाई, क्या बोल रहे हो तुम? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रस्ताव अगर लोकसभा में लाया जा रहा है तो लोकसभा अध्यक्ष उसको अस्वीकार कर सकते हैं। ऐसा कैसे? सरकार पर भी अगर अविश्वास प्रस्ताव चलाने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है तो भी लोकसभा अध्यक्ष उसको अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो ये तो फिर भी न्यायाधीश महोदय हैं, ऐसा कैसे हो गया? तो पहला तो मुझे सही नहीं ही लग रहा है, बाकी आगे देखते हैं क्या ये सही होता है क्या। भारत का संविधान या परिभाषित, फिर आ गया संविधान परिभाषित। संविधान और परिभाषित का तो दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, और ब्यौरे देता है कि क्या क्या भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को अक्षमता और सिद्ध कदाचार को गठित करते हैं। जहाँ पर किसी न्यायाधीश को हटाना हो, राष्ट्रपति को हटाना हो, उपराष्ट्रपति को हटाना हो, प्रधानमंत्री, किसी और संवैधानिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति को हटाना हो, तो क्या वहाँ पर संपूर्ण रूप से डिफाइन किया गया है कि क्या क्या कदाचार मानेंगे, क्या क्या अक्षमता मानेंगे? संविधान परिभाषित किया गया है।
परिभाषित शब्द से तो संविधान का दूर दूर तक लेना देना नहीं है, तो दूसरा भी गलत लग रहा है। तीसरा चौथा पढ़े बिना एक बार देखते हैं ऑप्शन लगा कर, क्या पहला दूसरा काटने से आंसर आ रहा है क्या? पहला काट दिया, पहला काट दिया, पहला काट दिया, दूसरा भी काट दिया, तीसरा दोनों में है तो तीसरा तो गारंटेड सही हो गया है गुरु। अब चौथा हमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एलिमिनेशन इसमें नहीं लग रहा है। चौथा अगर सही होगा तो अपना आंसर मिल जाएगा और अगर नहीं सही होगा तो भी मिल जाएगा। यदि किसी न्यायाधीश के महाभियोग के प्रस्ताव को मतदान हेतु लिया जाता है तो विधि द्वारा अपेक्षित है कि यह प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा समर्थित हो। यहाँ तक तो बिल्कुल सही है कि संसद के दोनों सदन से पारित होना चाहिए, उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा संसद के उस सदन की कुल उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों कम से कम 2/3 द्वारा समर्थित हो। बिल्कुल सही बात है। जो महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश या फिर किसी और संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति के खिलाफ, तो वहाँ पर विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। तो चौथा तो बिल्कुल सही लग रहा है, चौथा बिल्कुल सही लग रहा है। 2/3 मेजोरिटी ही होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 और 4 यहाँ पर सही दिया हुआ है, 3 और 4 यहाँ पर सही दिया हुआ। इस प्रकार से आप कठिन से कठिन दिखने वाले सवालों को भी आसानी से हल कर सकते हैं। तीसरा जो स्टेटमेंट है वो मैंने क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि नहीं पता होगा आपको, किसी को नहीं पता होता है, क्योंकि कानून की बातें हैं, कौन पढ़ता है इसको, ज़रा पढ़िए ध्यान से। आपको छोटा लग रहा होगा लेकिन तीसरे से आसान चौथे को हल करना है। पढ़िए ज़रा कि भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के महाभियोग की प्रक्रिया के ब्यौरे न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में दिए गए हैं। कभी सुना भी था कि न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है? नहीं सुना था, तो उसको पढ़कर समय बर्बाद क्यों करना, छोड़ दीजिए, नहीं पता मुझे। चौथा पढ़ते हैं, चौथा को एलिमिनेट करते हैं। चौथा सही होगा तो आंसर निकालेंगे, नहीं सही होगा तो भी आंसर निकाल लेंगे। इसी प्रकार के ऑप्शन दिए जाते हैं। कृपया करके थोड़ा सा तकनीक में सुधार कीजिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का। कई बार सवाल आसान होते हैं, बस देखने में बड़ा होता है। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। किसी भी केंद्रीय विधि को, सेंट्रल के किसी एक्ट को सांविधिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकारिता नहीं होती। सेंट्रल के किसी एक्ट को हाई कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित नहीं कर सकता है क्या? आपको लग रहा है ऐसा? भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। क्या बच्चों वाले सवाल दिया, ये तो जुडिशियल रिव्यू जिन जिन ने पढ़ा होगा उन सबको पता होगा कि दोनों के दोनों यहाँ पर गलत दिए गए हैं, दोनों गलत दिए हुए हैं। बिल्कुल हाई कोर्ट के पास में अधिकार होता है कि सेंटर संसद के द्वारा पारित किसी कानून पर भी वो उसका पुनरावलोकन कर सकता है। और भारत के कोई भी संशोधन हो, कोई भी आदेश, कोई भी अधिकार, कोई भी संशोधन, कोई भी कानून, सबका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। केशवानंद भारती के पश्चात तो संविधान के किसी भी भाग का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, संशोधन भी हो सकता है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ क्या है? न्यायिक पुनरीक्षण का क्या अर्थ होता है भाई, क्या अर्थ होता है? विधियों और कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार, विधानमंडल द्वारा निर्मित विधियों के प्रज्ञान को प्रश्नगत करने का न्यायपालिका का अधिकार। जैसे लग रहा है पॉलिटी का नहीं, हिंदी का टेस्ट हो। इंग्लिश में भी ऐसे ही शब्द लिखे होते हैं। अगर इंग्लिश वाले को लग रहा है कि हमारे में कोई और वर्ड लिखा हो, इसी प्रकार कॉम्प्लेक्स होता है। थोड़ा सा हल्का जरूर पड़ेगा आपको क्योंकि इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है। न्यायपालिका के सभी विधायी अधिनियमों के राष्ट्रपति द्वारा उन पर सहमति प्रदान किए जाने के पूर्व पुनरीक्षण का अधिकार। न्यायिक पुनरीक्षण का तात्पर्य होता है कि राष्ट्रपति जी ने अभी अनुमति नहीं दी है, एक्ट नहीं बना है और पहले ही सुप्रीम कोर्ट उस पर कमेंट करने लग जाएगा। पहले राष्ट्रपति जी उस पर मुहर लगा देंगे तब तो वो अधिनियम बनेगा और तब उसका पुनरावलोकन हो सकता है। ABC में से कोई आपको सही लग रहा है? चलिए D भी पढ़कर देख लेते हैं, आंसर फिर निकालेंगे। न्यायपालिका के समान या भिन्न वादों पूर्व में दिए गए स्वयं के निर्णय का पुनरीक्षण करना। न्यायिक पुनरावलोकन का तात्पर्य होता है कि कार्यपालिका, विधायिका जो भी काम कर रही है ना, उसको बैठकर देखना कि संविधान के दायरे में कर रही है या नहीं कर रही है। वही तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि विधियों और कार्यपालिकाओं के आदेश को, विधियों यानी कि विधायिका और कार्यपालिका के आदेश को संवैधानिकता के विषय में सही है कि गलत है, संविधान का पालन कर रही है या नहीं कर रही है, उसके आधार पर उसकी जांच पड़ताल करना, इसी को न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। भारी भरकम शब्द लिखा हुआ था, सवाल में कोई जान था ही नहीं। ग्राम न्यायालय के बारे में आपसे सवाल पूछा गया है। ग्राम न्यायालय के बारे में ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है क्योंकि अक्सर हम लोग इन टॉपिकों को इग्नोर करते हैं पॉलिटी में। इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल, फिर से दे दिया, सिविल मामलों की सुनवाई कर सकता है, आपराधिक मामलों की नहीं कर सकता। केवल शब्द लिख दिया। यह अधिनियम स्थानीय
सामाजिक सक्रियतावादियों को मध्यस्थ व सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। स्थानीय लोग सामाजिक सहकारितावादी सक्रियतावादी यानी कि कोई सोशल एक्टिविस्ट है या स्थानीय सामाजिक कोई प्रतिष्ठित लोग हैं, उनको मीडिएटर के रूप में ये स्वीकार करता है क्या? यही आपसे पूछा गया है। पहले का आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा सही है, पहला गलत है। ये आपराधिक और सिविल दोनों प्रकार के मामलों की सुनवाई कर सकता है, इसलिए यहाँ पर पहला गलत है। केवल शब्द लिखा हुआ था। एलिमिनेशन के तकनीक में मैंने केवल को एलिमिनेट करना सिखाया था, इसलिए उसको ध्यान में रखिएगा। और ग्राम न्यायालय की खासियत यही होती है कि वहाँ पर मध्यस्थ वगैरह उपस्थित होते हैं। इस अधिनियम के धारा 3 में धारा 11 के तहत ग्राम न्यायालय सिविल और दंडिक दोनों प्रक्रिया की सुनवाई कर सकता है और मध्यस्थ यहाँ पर होते हैं। अगला सवाल है, निम्न से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक या कस्टोडियन है? ये सवाल बड़ा विवादित रहा था, क्योंकि वैसे इसका आंसर क्या होगा? भारत का उच्चतम न्यायालय। लेकिन राष्ट्रपति जी जो शपथ लेती हैं, राष्ट्रपति महोदया, तो उसमें संविधान के संरक्षण की भी बात करती हैं। लेकिन अंततः यूपीएससी ने बोला कि भाई इसका डी ही होगा, और हमसे पूछे तो भी डी ही होगा। तो इस संविधान का अभिरक्षक कस्टोडियन कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को ही माना जाता है। शानदार सा सवाल था ये। अगले सवाल पर आते हैं डायरेक्ट हम लोग। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो ये आपको पता होगा, मूल अधिकारिता है। ये सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार है। मूल क्षेत्राधिकार होता है सुप्रीम कोर्ट का। ये सुप्रीम कोर्ट ही केवल कर सकती है। केंद्र और राज्य के विवाद या दो से अधिक राज्यों के विवाद का हल केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ही किया जा सकता है। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार क्या होता है, अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या होता है, रिट अधिकारिता क्या होता है, ये सब आपको पढ़ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का नामक एक चैप्टर होगा, जिसको आप अगर पढ़ लेंगे तो हाई कोर्ट भी आपका कंप्लीट हो जाए। कुछ ही चीज़ें अलग हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किस में निहित होती है? संसद में निहित होती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल और बहुत ही आसान सा सवाल। कुछ दिन पहले ही भारत के न्यायालय में 34 किया गया है संख्या, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में संसद के द्वारा बढ़ाया गया है। निम्न से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं? भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच के विवाद, संसद किसी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद, भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच का विवाद, दो या अधिक राज्यों के बीच का विवाद। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। 1 और 4 यहाँ पर सही दिया हुआ है, पहला और चौथा यहाँ पर सही दिया हुआ है, दूसरा और तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ था। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु क्या प्रावधान किया गया है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के स्वायत्तता की रक्षा के लिए क्या प्रावधान किया गया है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ही हटाया जा सकता। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को केवल भारत के सीजीआई द्वारा हटाया जा सकता है क्या? आपको लग रहा है कि ये सही होगा? न्यायाधीश का वेतन भारत की संचित निधि पर आरोपित होता है, जिस पर विधानमंडल को अपना मत नहीं देना होता है। भारत के उच्चतम न्यायालय के अफसरों और कर्मचारियों की सभी नियुक्तियां सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करने के पश्चात ही की जाती हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 यहाँ पर सही है, बाकी सारे यहाँ पर दूसरा चौथा सब गलत दिया हुआ था। दूसरा चौथा बिल्कुल गलत दिया हुआ है। अगले सवाल पर चलते हैं। और पता होगा आपको कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का जो वेतन भत्ता वगैरह होता है वो संचित निधि पर भारित होता है। स्थानीय शासन संबंधित सवाल है। अगले वीडियो में इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो कैसा लगा है वीडियो ज़रूर बताइएगा। 38 मिनट का वीडियो हो चुका है। आज फिर एक करंट का वीडियो भी अपलोड होगा, करंट MCQ का। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।